आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मुआवन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमने साल अव्वल उर्दू की नई बुक के मुताबिक लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इसमें आज हम आखिरी नज़म देखेंगे, खड़ा डिनर। खड़ा डिनर आप सब जानते हैं, आजकल बड़ा इसका रिवाज खड़े होकर खाना खाना। ये दरअसल मगरबी तहजीब की नक्काली है। हमारी मशरकी तहजीब में तो मेहमानों को बाइज़्ज़त तरीके से बिठाकर बाइज़्ज़त तरीके से खाना सर्व किया जाता है, लेकिन खड़े डिनर में जो बुफेज पार्टीज़ में डिनर्स में जिस तरह से होता है, वहाँ आपको खाना सर्व नहीं किया जाता। डिशेस पड़ी होती हैं, आपने प्लेटें लेनी होती हैं, लाइन में लगकर खड़ा होना होता है, खुद खाना डालना होता है और खड़े होकर खाना होता है। तो एक मज़ाहिया नज़म है जिसमें इसी बात पर तनकीद की गई कि हमने मगरब वेस्टर्न कल्चर की तकलीद में अपनी ज़िंदगी को किस कदर मुश्किल बना लिया, वरना हमारी मशरकी तहजीब में तो बड़े अच्छे तरीके से बैठकर खाना खाने की एक सकाफत थी, लेकिन हम मगरब की नक्काली में अपने आप को बिलावजह मुश्किल में डाल लिया है। तो इसी हवाले से वो खड़े डिनर में क्या मुश्किलात होती हैं उसको तंज़ो मज़ाक के अंदाज में यहाँ बयान किया गया। तारुफ देख लीजिए जी, सैयद मोहम्मद जाफरी की आप ये पिक्चर देख रहे हैं, जो मज़ाहिया शायरी का एक बड़ा नाम है। ये नज़म आपकी किताब शोखी तहरीर से ली गई, आपकी शायरी की किताब शोखी तहरीर, जहाँ से ये नज़म ली गई। लेकिन अब एक सिलसिला चल पड़ा है कि एक शायर की तमाम किताबों को इकट्ठा एक ही किताब में शाया कर दिया जाता है, जिसको कुलियात कहते हैं। तो इस तरह कुलियात सैयद मोहम्मद जाफरी में भी ये नज़म मौजूद है। खड़े डिनर को आप तस्वीर में देखें, वैसे आप सब जानते हैं, जिसमें आप देखें खुद ही आपको अपने आप को सर्व करना है, प्लेटों में खाना डालना है और खड़े होकर खाना है। तो इस मगरबी तहजीब पर बड़े लतीफ़ अंदाज में तंज है। ऐसी पार्टीज़ में आमतौर पर आप देखें लोग ओवर ईटिंग करते हैं, यानी लोग इस तरह से खाते हैं जिस तरह ना मेज़बान ने कोई हमारा उधार देना हो और हम खा खा के वो उधार पूरा कर रहे हैं। ओवर ईटिंग खाते हैं, बदतहजीबी से खाते हैं, जिसका इस नज़म में आपको इजहार मिलेगा। इसमें तरीक़ाकार क्या होता है, आपने खुद ही प्लेट उठानी होती है, कोई आपको सर्व नहीं करता। आपने लाइन में लगना होता है और अपनी बारी पे आकर अपनी प्लेट को फिल करना होता है और खाना होता है। आपको लाइन में लग के खाना लेना पड़ता है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। पार्टी में जो खूबसूरत हसीनाएँ होती हैं या जो अमीरों करीब वीआईपी कल्चर के लोग होते हैं, उनको बिठाकर खाना सर्व किया जाता है, उनको यूं खड़ा नहीं किया जाता। एक और मज़ाही अंदाज में बात की गई कि खाने की टेबल के गिर्द कुछ हसीनाएँ बैठी हैं और जनाब वो गपशप कर रही हैं। उनको ये एहसास ही नहीं कि बाकी वेट कर रहे हैं कि ये उठें तो दूसरा खाना लें। बाकी पीछे इंतज़ार में खड़े हैं और ये जनाब अपनी मर्जी से वहाँ बैठी हैं और गपशप कर रही हैं, कतई नज़र इस बात के कि लोग कितने तंग हो रहे हैं। जिस तरह स्टूडेंट्स, मैंने भी आपको बताया कि बुफे पार्टीज़ में होता क्या है। ऐसी पार्टीज़ में अमीरों को तो बिठा के खाना खिला दिया जाता है, बाकी प्लेटें लिए फिर रहे हैं। और पता लगा जब आम लोगों की बारी आई, हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन तो है ना, सबके साथ एक जैसा सलूक नहीं होता पार्टीज़ में, तो वो बेचारे देखें प्लेटें लिए खड़े हैं और खाना ख़त्म हो चुका है। तो अजीब अफरा तफरी का माहौल होता है ऐसी पार्टीज़ में। अभी जब मैंने आपको बात की कि हसीनाओं के साथ और शहर के अमीर लोगों के साथ सलूक और तरह होता है, उनको बिठा के हर चीज़ सर्व की जा रही है और बाकी बेचारे देखें जो आम गरीब गुरबा हैं वो प्लेट लिए पीछे खड़े हैं और उनको खाना मुश्किल से ही नसीब होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ऐसी पार्टीज़ में भी सबके साथ बराबर एक जैसा सलूक नहीं किया जाता। जबकि स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारी मशरक़ की रिवायात तो ये हैं कि मेहमानों को बाइज़्ज़त तरीके से बिठाया जाता है और बिठाकर बाइज़्ज़त तरीके से खाना खिलाया जाता है। तो ये एक मुख्तसर तारुफ था, तस्वीरी तारुफ। सैयद मोहम्मद जाफरी, मैंने भी आपको बताया, मज़ाहिया नज़म का एक बड़ा नाम। तो उनकी एक और नज़म है पुराना कोट, यानी लंडे का कोट। तो उसके चंद अशार सुनिए आप, खुद सैयद मोहम्मद जाफरी की आवाज़ में,
ظاہر ہے اس وقت ویڈیوز کم ہوتی تھی تو مجھے آڈیو ہی دستیاب ہو سکی، تو یہاں سے سنیے وہ کس طرح ان کا انداز تھا بات کرنے کا۔ ایک آپ کو نظم سناؤں گا جس کا عنوان ہے نیلام کا کوٹ۔ یہ جو امریکہ سے اور یورپ سے یہاں کوٹ نیلام ہونے کے لیے آتے ہیں ان پر یہ ایک نظم ہے۔ خرید جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، خرید جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ، اور بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، اور بڑا بزرگ ہے یہ آزمودہ کار ہے یہ، کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے یہ۔ ایک آپ کو نظم سناؤں گا جس کا عنوان ہے۔ جی جناب، ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مزاحیہ انداز میں یہ اپنی نظم کو پیش کر رہے تھے سید محمد جعفری۔ جی جناب، اب اس تصویری تعارف کے بعد ہم باقاعدہ نظم کا شروع کرتے ہیں۔ جی، سید محمد جعفری، عمر 71 سال، 1905 سے 1976۔ ان کے حالات زندگی کی بات کریں تو نام سید محمد جعفری، والد کا نام سید محمد علی جعفری جو ماہر تعلیم بھی تھے اور گورنمنٹ اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپلز بھی تھے۔ سو ان کو گھر سے یہ ایک ادبی ماحول ملا۔ پیدائش ہوئی آپ کی بھرت پور ہندوستان میں، لیکن تعلیمی مراحل آپ نے سارے لاہور میں آ کر مکمل کیے۔ تعلیم کی بات کریں تو بڑی دلچسپ صورتحال نظر آتی ہے کہ مختلف مضامین میں آپ نے تعلیم اور ڈگری حاصل کی۔ کیمسٹری میں آپ نے بی ایس آنرز کیا، جس سے صاف نظر آتا ہے سائنس کے بندے ہیں، لیکن پھر آپ دیکھیں فارسی میں ماسٹر ڈگری لی، ایم اے کیا، ایم اے کیا ماسٹر آف اورینٹل سے مختلف زبانوں کے حوالے سے، پھر انگریزی ادب میں بھی ایم اے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مصوری اور سنگ تراشی کی بھی آپ نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ تو اس سے آپ دیکھیں پتہ لگتا ہے کہ وہ متنوع شخصیات کے مالک تھے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف طرح کی صفات سے نوازا تھا۔ عملی زندگی کا آغاز انہوں نے اخبار ذمہ دار سے کیا، مولانا ظفر علی خان کا اخبار، لیکن بڑی جلدی علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر مختلف اداروں میں تدریس یعنی ٹیچنگ کرتے رہے۔ پاکستان بننے سے پہلے 1940 میں انفارمیشن آفیسر بنے محکمہ اطلاعات دلی میں، لیکن پاکستان بننے کے بعد انہوں نے مائیگریٹ کیا، ہجرت کی، پاکستان منتقل ہو گئے۔ 1964 میں بحیثیت پریس اینڈ کلچرل اتاشی ان کا تقرر ہوا، جو ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے۔ آپ کے اسلوب کی بات کریں تو مزاحیہ شاعری آپ کی شناخت، اردو کے سب سے بڑے مزاحیہ شاعر اکبر الہ آبادی، اکبر الہ آبادی کے بعد آپ اردو ادب کے دوسرے بڑے مزاحیہ شاعر۔ آپ اکبر الہ آبادی سے متاثر بھی ہیں، ان کے مداح بھی ہیں اور ان کے رنگ میں لکھتے بھی ہیں۔ صغیر سنی یعنی کم عمری سے ہی آپ کی تیز حصے مزاح تھی، اور مزاح وہی لکھ سکتا ہے جس میں فطری حصے مزاح موجود ہو، ورنہ صاف نظر آتا ہے مصنوعی سا شعر ہے۔ شعر کہنے کا فطری ملکہ یعنی عبور ہے، جو کہنا چاہتے ہیں بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں، نہایت ذہین مزاح نگار ہے۔ مزاح کی لطافت اور شفتگی اس میں زیادہ ہے، طنز کم ہے۔ مزاح میں ہنسی ہوتی ہے، آپ ہنساتے ہیں، طنز میں آپ دوسرے کی دل آزاری کرتے ہیں، تو مزاح کی لطافت آپ کے ہاں بہت نظر آتی ہے، طنز بہت کم ہے۔ معاشرتی رویوں اور تضادات کا اظہار ہے، جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ بوفے پارٹی میں جو امیر غریب کا فرق کیا جاتا ہے، وہ جو ایک کلاس ڈسکریمنیشن ہے وہ اس میں آپ کو نظر آئے گی۔ غالب اور اقبال کے مصروں کی عمدہ تضمین کرتے ہیں۔ تضمین یہ ہوتا ہے کہ ایک شاعر اپنا کلام کہے، لیکن اپنے کلام کے اندر مصرع کسی دوسرے شاعر کا استعمال کر لے، اس کو تضمین کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ غالب اور اقبال کی عمدہ تضمین آپ کے ہاں ملتی ہے۔
आपके शेरी मजमूओं की बात करें तो शोखी तहरीर और तीर नीम कश आपके 2 शेरी मजमूए हैं, जिनको कुलियात सैयद मोहम्मद जाफरी के नाम से शाया किया गया। आप जानते हैं कुलियात का मतलब होता है किसी शायर के तमाम किताबों को एक ही शक्ल में शाया कर दिया जाए। तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ था। अब हम बढ़ते हैं नज़म की तरफ, खड़ा डिनर। अच्छा, ये देख लीजिए इस नज़म की हैयत क्या है। ये नज़म मुसद्दस की शक्ल में, मुसद्दस 6 को कहते हैं, यानी ऐसी नज़म जो मुख्तलिफ बंद हो जिसके अंदर, और हर बंद में 6-6 मिसरे, 3 शेर हो या 6 मिसरे हो और अलग अलग बंद हो, तो उसको मुसद्दस कहते हैं। इस तरह आप जानते हैं मुसद्दस अली मौलाना अल्ताफ हुसैन अली की मशहूर नज़म, तो ये भी आप देखिए मुसद्दस की शक्ल में एक नज़म है, खड़ा डिनर, जो आपकी शायरी की किताब शोखी तहरीर से ली गई है। तो इस तारुफ के बाद अब बाकायदा नज़म की तरफ आते हैं, तो बढ़ते हैं पहले बंद की तरफ। खड़ा डिनर है, गरीबुल दयार खाते हैं, बने हुए शुतरे बेमहार खाते हैं, वो अपनी मेज पर होकर सवार खाते हैं, कुछ ऐसी शान से जैसे उधार खाते हैं, शिकम गरीब की यूं फर्स्ट एड होती है, डिनर के साए में फौजी परेड होती है। मुश्किल अल्फाज देख लीजिए। गरीबुल दयार, गरीब गुर्बत से है, इसका मतलब है वतन से बाहर हो। ये अमीर गरीब वाला नहीं, मतलब वतन से बाहर होना। दयार वतन को कहते हैं। गरीबुल दयार जो अपने वतन से बाहर हो, यानी मुसाफिर हो। तो गरीबुल दयार तो मुसाफिर को कहते हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब है आम लोग, यानी दावत में आए हुए आम लोग, उनको मजाह के अंदाज में गरीबुल दयार कहा गया। डिनर आप जानते हैं शाया, शाम का, रात का खाना, लेकिन जरूरी नहीं कि ये रात का खाना ही हो। कोई भी दावत पार्टी, उसको भी आमतौर पे डिनर कहा जाता है। तो खड़ा डिनर यानी ऐसी दावत जिसमें लोग खड़े होकर खाना खाते हैं और उनको खाना सर्व नहीं किया जाता, खुद ही उन्होंने डिशेस को में से खाना फिल करना होता है और खड़े होकर खाना होता है। तो मिसरा हुआ जी, खड़ा डिनर है, गरीबुल तैयार खाते हैं, यानी आम लोग खा रहे हैं, बने हुए शुतरे बेमुहार खाते हैं। शुतर कहते हैं जी ऊंट को, बेमहार, महार कहते हैं लगाम को, बेमुहार जिसकी लगामें ना हो। ऊंट को ना लगाम के साथ मालिक कंट्रोल करता है, लेकिन बेमार का मतलब उसकी लगामें छोड़ दी जाए, अपनी मर्जी से इधर उधर फिरता रहे, मतलब बेलगाम बेकाबू। तो लोग खड़े डिनर में खाना इस तरह खाते हैं गोया शुतरे बेमहार हो, यानी बेकाबू होकर खाते हैं, यानी समझ लें बेतुक के अंदाज से खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। जब इंसान अपने पैसे से खाता है ना, तो सोच समझ के खाता है। और खड़े डिनर में यूं खाते हैं गोया मेजबान ने कोई हमारा उधार देना है और हम खाने से उधार पूरा कर रहे हैं। बहुत ज्यादा बेतुका खाते भी हैं, बहुत ज्यादा जाया भी करते हैं। तो ये कबाहत है खड़े डिनर में। वो अपनी मेज पर होकर सवार खाते हैं। अब मेज पर सवार होकर खाने का क्या मतलब, यानी मेज पे चढ़े हुए हैं, मतलब बहुत ज्यादा मेज पे, एक तरह का मेज पे छाए हुए हैं, मेज को अपनी कंट्रोल में लिया हुआ है और बेतुक के अंदाज से खा रही है, कुछ ऐसी शान से जैसे उधार खाते हैं, गोया मेजबान ने आपका उधार देना है। वही ओवर ईटिंग में पहले बता चुका। शिकम कहते हैं पेट को, शिकम गरीब की यूं फर्स्ट एड होती है। तो जिस तरह मैंने आपको तारुफ में बताया, अमीर लोगों को तो बिठा के सर्व किया जाता है, ये मसाइल आम लोगों के हैं जो उस दावत में आए हुए हैं। तो उसकी यूं फर्स्ट एड, फर्स्ट एड आप जानते हैं इब्तदाई तिब्बी इमदाद को कहते हैं, यानी जो खाना शुरू में दिया जाता है, इसको ना आप स्टार्टर कहते हैं। तो उन बेचारों को स्टार्टर पे ही बहलाया जाता है, शुरू का खाना मिल जाता है और बाद में जो असल मेन कोर्स होता है, वहां तक पहुंचते पहुंचते जब गरीब आदमी पहुंचता है, खाना खत्म हो चुका होता है। तो बस वो फर्स्ट एड तक ही रहता है, यानी उसको बाकायदा इलाज नहीं, सिर्फ फर्स्ट एड मिलती है, या पूरा खाना नहीं मिलता, सिर्फ शुरू में चंद चीजें दे दी जाती हैं। तो शिकम गरीब की यूं फर्स्ट एड होती है, डिनर के साए में फौजी परेड होती है। फौजी परेड आप जानते हैं, इसका नज़्म ज़ब्त है, यानी कतार में खड़े होकर खाना खाने का इंतज़ार। जिस तरह मैंने आपको शुरू में तस्वीर दिखाई, उनमें ऐसा ही होता है कि लोग बाकायदा लाइन बनाकर खड़े हैं खाने के इंतज़ार में,
ہاتھ میں ان کی پلیٹیں پکڑی ہوئی ہیں، جب باری آتی ہے تو اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہیں، جبکہ وہاں جو موجود امیر لوگ ہیں ان کو بٹھا کے کھانا سرو کیا جاتا ہے، یعنی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مشکل الفاظ تھے۔ مسدس میں آپ کو پہلے بتا چکا، مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جو 6 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، اس کے پہلے 4 مصرے ہم کافی اور ہم ردیف ہوتے ہیں چاروں، جبکہ جو 5واں اور چھوٹا مصرع ہوتا ہے وہ آپس میں ہم کافی اور ہم ردیف ہوتے ہیں، یعنی پہلے 4 مصروں کا کافی ردیف اور ہوتا ہے، آخری 2 مصروں کا کافی ردیف اور ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی جو نظمیں ہیں مسدس کی شکل میں، جب آپ نے طویل نظم کہنی ہو، مسلسل منظومات ہو، تو اس میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، جس طرح ہم الطاف حسین حالی کی نظم مد و جزر اسلام میں دیکھتے ہیں، جس کو عام طور پر مسدس حالی کہتے ہیں۔ اب اس شعر کا مفہوم دیکھیے آپ، تو جس طرح میں آپ کو پہلے وضاحت کر چکا، مغربی تہذیب کی تقلید میں یعنی نقل میں کھڑے ڈنر کی مصنوعی ماحول کی اس میں منظر کشی کی گئی ہے مزاحیہ انداز میں، جس میں مہمانوں کا رویہ غیر مہذبانہ ہوتا ہے۔ کھانے کے دوران افراتفری کے ماحول سے ہماری مشرقی مہمان نوازی کی روایات پامال ہو رہی ہیں۔ ہماری مشرقی روایات کیا ہے؟ بٹھا کر کھلایا جائے، باعزت طریقے سے کھانا سرو کیا جائے اور سب کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک کیا جائے۔ کھڑے ڈنر میں آپ کو بٹھایا نہیں جاتا، آپ کھڑے ہیں اور سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک بھی نہیں ہو رہا۔ امیر لوگوں کو بٹھا کے ڈشیں سرو کی جاتی ہیں اور غریب بیچارے خالی پلیٹیں لیے کبھی ادھر جا کبھی ادھر آ، گویا کہ فوجی پریڈ کرتے پھر رہے ہیں۔ تشریح میں آئیے، سید محمد جعفری نے اپنی شاعری میں، پہلے ان کا ذرا تعارف دیکھ لیتے ہیں، اپنی شاعری میں عام طور پر سماجی اور انسانی موضوعات کو خاص اہمیت دی ہے۔ وہ اپنی شاعری میں روزمرہ زندگی کے حقائق، انسان کی تنہائی اور سماجی تفریق کے پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہیں۔ اس نظم کی حیت یعنی بناوٹ مسدس ہے، یعنی ہر ایک میں 6 مصرے ہیں، اور اس میں بڑی خوبصورتی سے مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر کھڑے ڈنر کا جو رواج ہے اس کو بڑے لطیف پیرائے میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا، یعنی بتایا گیا کہ ہماری تہذیب اچھی ہے، ہم نے خام خواہ مغربی تہذیب اپنا کر اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ شاعر نے دلچسپ انداز میں ایسے ڈنر یعنی کھڑے ڈنر کی قباحتیں یعنی اس میں جو خامیاں برائیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، قباحتوں اور اس میں پیش آنے والی مشکلات کا ذکر کیا ہے۔ یہ نظم کھڑا ڈنر مغرب کی دیکھا دیکھی ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے موقع پر کھڑے ہو کر کھانا کھانے کے نظام پر ایک بڑا ہی لطیف طنز ہے۔ کھڑے ڈنر کے پہلے بند کے پہلے شعر میں شاعر ایک ایسی تقریب کا منظر پیش کر رہے ہیں جہاں مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام نہیں، وہ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں۔ غریب الدیار کا مطلب ہے کہ جو لوگ اپنے وطن سے دور ہیں، مطلب جو تقریب میں اپنے آپ کو اجنبی محسوس کریں، یعنی وہ غریب لوگ جو اپنے آپ کو اجنبی محسوس کر رہے ہیں، مزاح میں ان کو غریب الدیار کہا گیا۔ شتر بے مہار یعنی بے لگام اونٹ کی مانند مہمان کھانے پر ٹوٹ پڑے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقریب میں نظم و ضبط کا فقدان ہے، یعنی کمی ہے، اور مہمانوں کا جو رویہ ہے وہ بھی غیر مہذب ہے۔ پہلے بند کے پہلے دوسرے شعر میں شاعر ان مہمانوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جن کے کھانے کا انداز ایسا ہے گویا وہ میز پر سوار ہو، مطلب بتو کے انداز سے وہ نا اٹھا کے ٹھونس کے کھانا۔ ان کا انداز بے تکلف اور غیر رسمی ہے، جیسے ادھار کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کھانے کا انداز ایسا ہے گویا میزبان نے ان کا کوئی ادھار دینا ہے اور وہ ادھار کی رقم پوری کرنے کے لیے کسی شکر گزاری کے بغیر، لحاظ کے بغیر ہرس کرتے ہوئے بہت زیادہ کھانا پلیٹوں میں بھر رہے ہیں۔ اب ظاہر سب کھایا نہیں جائے گا، کھا بھی ہرس سے رہے ہیں لیکن کھانے سے زیادہ بہت سا ضائع بھی کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری بھی کر رہے ہیں۔ ایسی تقریبات میں اکثر مہمانوں کا رویہ غیر مہذبانہ ہوتا ہے، جس سے ہماری مہمان نوازی کی روایات پامال ہو رہی ہیں، اور اب ایسی دعوتیں محض ایک دکھاوا رہ گیا۔ پہلے بند کے تیسرے شعر کی طرف آئیں تو اس میں بتایا گیا کہ غریبوں کو بھگا دوڑا کر ان کے پیٹ کی بھوک کو فرسٹ ایڈ
यानी इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरह आर्जी तौर पर ख़त्म किया जा रहा है। भूख लगी हो ना, कभी इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, खाली प्लेटें हाथें पकड़ी हैं, दौड़ते फिर रहे हैं इधर उधर, तो ये एक तरह की उनको फर्स्ट एड दी जा रही है। इसके बाद डिनर के साये में एक तरह से फौजी परेड होती है, यानी लोगों को खाने के असूल के लिए एक कतार बनाकर खड़ा होना पड़ता है और मतलूबा डिशेस की तलाश के लिए बाकायदा दौड़ना भागना पड़ता है, जिसे अजराए तफन्नुन यानी मजाह के तौर पर फौजी परेड से तशबीह दी गई है। शायर इस शेर में इस ख्याल का इजहार कर रहे हैं कि वही खाना मुहज़्ज़ब अंदाज से बैठकर भी खाया और खिलाया जा सकता है, मगर हमने महज मगरब की नक्काली में न सिर्फ अपनी तहजीब और सकाफत को फरामोश कर दिया है, बल्कि अपनी ज़िंदगी को मसनूई और मुश्किल भी बना लिया है। इन अशार में बड़े लतीफ़ अंदाज से मगरबी तर्ज ज़िंदगी की अंधाधुंध तकलीद और मुआशरती तजादात पर रोशनी डाली गई है। शायर ने इस नज़म में तकरीबात में मेहमान नवाजी की बजाय दिखावे पर जोर देने, मेहमानों के गैर मुहज़्ज़ब रवैये और खाने के लिए भाग दौड़ को बड़े ही तंज़िया अंदाज में पेश किया है। पहले बंद में इस्तेमाल शुदा सनतों की तरफ आए तो सनत तशबीह का इस्तेमाल है, जैसे उधार खाते हैं, यानी मेहमानों के रवैये की तरफ इशारा है, बितु के अंदाज से खा रहे हैं तो तशबीह है। सनद इस्तारा का इस्तेमाल है, शुतरे बेमुहार, यानी बड़े ही गैर मुहज़्ज़बाना तरीके से खा रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, खाना ज़ाया कर रहे हैं, बितु के अंदाज से। यानी फर्स्ट एड, गरीबों की भूख को आर्जी तौर पे ख़त्म करना है, इधर उधर दौड़ा कर या छोटा मोटा कोई स्टार्टर इब्तदाई चीज़ देकर, सैलेड वगैरह, तो वो मज़ाह में उसको फर्स्ट एड कहा गया। डिनर और फौजी परेड में सनद तजाद है, क्योंकि फौजी परेड में डिसिप्लिन होता है और डिनर में डिसिप्लिन नहीं होता, लोग ऐसे ही दीवानों की तरह उधर भाग रहे हैं, तो एक तरह की सनद तजाद भी इसके अंदर मौजूद है। हवाले के इशार की तरफ आए तो सैयद ज़मीर जाफरी की भी एक मज़ाहिया नज़म है ऐसे ही बूफे पार्टी के बारे में, तो उस नज़म के 4 शेर जो यहाँ रिलेट करते हैं, तो सैयद ज़मीर जाफरी नज़म में लिखते हैं, कहते हैं, बूफे दावत पे बुलवाया गया हूँ, बूफे दावत पे बुलवाया गया हूँ, प्लेटें दे के बहलाया गया हूँ, कबाबों की रकाबी ढूंढने को कई मीलों में दौड़ाया गया हूँ, दौड़ते फिर रहे हैं। बुराए कत्ल, कतला हाय माही, मछली का टुकड़ा, बुराए कत्ल कतला हाय माही, छुरी कांटे से लड़वाया गया हूं, और जियाफत के बहाने दर हकीकत मुशक्कत के लिए लाया गया। तो हकीकत ऐसी पार्टियों में मुशक्कत ज्यादा है, दौड़ धूप ज्यादा है, आप ढूंढ रहे हैं, भाग रहे हैं, लाइनें लग रहे हैं, प्लेटें भर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये मगरबी तहजीब की नकल में हमने आपको खाम का मुश्किल में डाल लिया। इसी बात को इकबाल अजीम बयान करते हैं अपने शेर में, वो कहते हैं, अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तो बात हुई, हम अपनी तहजीब को छोड़कर मगरबी तहजीब को अपनाए हुए हैं और खाम खा अपनी जिंदगी को हमने मुश्किलात में और परेशानियों में डाला हुआ है। बढ़ते हैं जी दूसरे बंद की तरफ, जिसमें 3 शेर आप जानते हैं मुसद्दस में। खड़े हैं मेज किनारे जो एक पेट लिए, अब यहाँ पेट का मतलब है वो बड़ा सारा पेट, बड़ी सारी तोन, मतलब खुदगर्जी, वो कहते हैं मेरा पेट भरना चाहिए, तो ये बड़ा सा पेट लिए खुदगर्जी के मायनों में आया है। खड़े हैं मेज किनारे जो एक पेट लिए, उन्हीं ने कोफ्ते अपने लिए लपेट लिए, यानी कोफ्तों की डिश आई तो उन्होंने क्या किया, फुर्ती से चम्मच से या हाथ से ही सारे कोफ्ते उठा के अपनी प्लेट में डाल लिए और बाकी देखते रह गए, यानी खुदगर्जी की इंतहा है ना, यानी बजाय कि आप तरीके तमीज से ले, सारे कोफ्ते उठा के अपनी प्लेट में डाल लिए। उसे लपेटने का मतलब दूसरों का हक खाना, उन्होंने कोफ्ते अपने लिए लपेट लिए, इधर उधर के जो खाने थे सब समेट लिए, सब अपनी प्लेट में भर लिए, और खड़ा था पीछे सो मैं रह गया प्लेट लिए, मैं पीछे लाइन में खड़ा था, मैंने यूं बदतमीजी से खाना नहीं डाला, मैं अपनी बारी का इंतजार करता रहा
اور جب میری باری آئی تو ڈشز خالی ہو چکی تھی، میں اپنی خالی پلیٹ لیے ہاتھ میں کھڑا تھا۔ یہ میز ہو گئی خالی، اب اور کیا ہوگا؟ پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا۔ اب دیکھیں آخری مصرع تضمین ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا، تضمین کی نشانی ہوتی ہے کہ یعنی شاعر جب اپنے کلام میں کسی دوسرے کا مصرع استعمال کرے، لیکن آپ نے دیکھا اس کے شروع آخر میں واوین ہے، جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں انورٹڈ کوماز لگے ہوئے ہیں۔ تو جب واوین یا انورٹڈ کوماز میں کوئی مصرع ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے شاعر نے کسی دوسرے کا مصرع استعمال کیا۔ ٹھیک ہے جی، تو تضمین جب شاعر کوئی دوسرا مصرع استعمال کرتا ہے۔ یہ تضمین کس کی ہے؟ یہ اصل شعر ہے اکبر الہ آبادی کا، اور شعر کیا تھا؟ اصل شعر یہ تھا، بتاؤں آپ کو مرنے کے بعد کیا ہوگا، بتاؤں آپ کو مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا۔ بھئی تمہارے لوگ کہتے ہیں نا میں نہیں ہوں گا تو دنیا کیسے چلے گی؟ بھئی دنیا چلتی رہے گی، لوگ پلاؤ کھائیں گے فاتحہ ہوگا۔ تو دراصل یہ اکبر الہ آبادی کا شعر تھا، اور دوسرے مصرے کو استعمال کیا سید محمد جعفری نے، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا، یعنی دی اینڈ کے معنی میں فاتحہ اینڈ پہ پڑھی جاتی ہے نا۔ تو مفہوم دیکھیے، کھڑے ڈنر میں ہوشیار لوگ بڑی پھرتی سے اپنی پلیٹیں بھر لیتے ہیں، جبکہ وزادار یعنی جو ادب لحاظ تمیز والے ہوتے ہیں پیچھے خالی پلیٹ لیے کھڑے ہی رہ جاتے ہیں، انہیں کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ تشریح دیکھیے، نظم کھڑا ڈنر کے یہ دوسرے بند کا جو پہلا شعر ہے، اس میں شاعر ہمارے معاشرتی و ثقافتی رویوں کی عکاسی کر رہے ہیں۔ اس شعر میں کھڑا ڈنر کے ماحول کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جہاں صرف مغربی تہذیب کی نقالی کرتے ہوئے سب مہمان افراتفری کا شکار ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، مطلوبہ ڈشز کی تلاش میں۔ یعنی اس ایسی پارٹیز میں ڈسپلن نہیں ہوتا، بس بھاگ دوڑی ہوتی ہے، عجیب افراتفری کا ماحول ہوتا ہے۔ اس شعر میں ایک پیٹ لیے سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو صرف اپنا پیٹ بھرنے سے غرض ہوتی ہے، ان کو دوسروں کو کوئی خیال نہیں ہوتا۔ اس شعر میں ایک ایسے سماجی رویے کی نشاندہی کی گئی ہے جس میں لوگ اپنے فائدے اور تسکین کی خاطر دوسروں کے حقوق سے لاپرواہی کرتے ہیں۔ ہر شخص کو صرف اپنی پیٹ اور اپنا پلیٹ بھرنے سے غرض ہے، چاہے دوسروں کے لیے کچھ بھی نہ بچے، دوسرے بھوکے رہ جائیں۔ کھڑے ڈنر میں ایک بد تہذیبی اور بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ محض ہرس اور لالچ میں اپنی پلیٹ ضرورت سے زیادہ بھر لیتے ہیں نا، وہ ایک ٹاور سا بنا لیتے ہیں، مگر ظاہر ہے سب کھا نہیں سکتے، یوں بہت سا کھانا ضائع ہو جاتا ہے، جبکہ بہت سے لوگ خالی پلیٹیں لیے بیچارے پھرے، ان کو کھانا ملتا نہیں، اور اسی پارٹی میں بہت سے لوگ کھانا ضائع کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگ بھوکے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ قباحتیں ہوتی ہیں ایسی دعوت میں۔ کوفتے لپیٹ لیے لوگوں کی خود غرضی اور ہرس کی طرف اشارہ ہے، یعنی لوگوں نے زیادہ سے زیادہ کوفتے اپنی پلیٹ میں جمع کر لیے، نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے لوگوں صرف کوفتوں کی شکل دیکھی، پلیٹ میں ڈال نہیں سکے۔ ظاہر ہے یہ کوفتے علامت ہے، یعنی دعوت میں موجود جو مہنگی ڈشز ہوتی ہیں، دیکھیں نا کچھ چیزیں سستی ہوتی ہیں کچھ مہنگی ہوتی ہیں، تو سب کو یہ لالچ ہرس ہوتا ہے اور پلاننگ ہوتی ہے کہ جو مہنگی ڈشز ہیں، جو مہنگے آئٹمز ہیں وہ اٹھا کے پلیٹیں بھر لیں، سستے آئٹمز کو چھوڑ دیں۔ تو یہ کوفتے اور مہنگی ڈشز کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ یہ شعر ان سماجی رویوں پر طنز اور تنقید ہے جہاں اجتماعی خوشیوں اور رسم و رواج کی جگہ خود غرضی نے لے لی، مادہ پرستی نے لے لی۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ معاشرے میں کچھ لوگ اپنی خوشی فائدہ کے لیے دوسروں کے حقوق کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ رسم و رواج اور اخلاقی تقاضے بھی اسی لالچ اور خود پسندی کے سامنے بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کھڑے ڈنر کے دوسرے بند کے دوسرے شعر کی اگر بات کریں تو اس میں معاشرتی ناانصافیوں کی تصویر پیش کی گئی ہے۔ شاعر ایک ایسی منظر کی عکاسی کر رہا ہے جہاں کھانے کی دعوت میں موجود لوگ وزاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی خالی پلیٹ لیے باری کے انتظار میں کھڑے ہیں، لیکن اکثر بھوکے رہ جاتے ہیں۔ یا پیچھے کھڑا تاکہ الفاظ میں بڑی خوبصورتی سے معاشرے کی ان طبقات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جو پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی جنہوں نے فیر طریقے سے چلے پیچھے رہ گئے، اور جنہوں نے لوٹ کھسوٹ کی اور دو نمبری کی وہ آگے نکل گئے، تو پیچھے رہ جانے والے اس طرف بھی اشارہ۔ ہمارے معاشرے کے بالا دست طبقات یعنی جو پر ہینڈ ہے،
वो पीछे रह जाने वाले मजलूम तबकात को उनका हक देना नहीं चाहते, इस तरफ भी इशारा है। वो उनको हक देने की बजाय अपनी ताकत के बलबूते पर बल्कि चाहते हैं कि उनके मुंह से रोटी का निवाला भी छीन, जिसके नतीजे में हमारे मुल्क में जो सरमायादारी निज़ाम है, तो बालादस्त जो अमीर तबके हैं वो तो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, ठीक है जी, और जो पीछे रह जाने वाले लोग हैं वो गरीब से गरीब तर होते चले जा रहे हैं। यानी डिस्क्रिमिनेशन बढ़ती चली जा रही है, अमीर अमीर से अमीर तरीन और गरीब गरीब से गरीब तरीन हो रहा है। खड़ा डिनर के दूसरे बंद के आखिरी शेर, तीसरे शेर की तरफ आए तो इसमें शायर बताता है कि मफाद परस्त और लालची लोगों ने हिर्स में अपनी प्लेटों को जरूरत से ज्यादा भर लिया है, जिस वजह से मेज पर पड़ी जो डिशेस हैं वो खाली हो चुकी हैं, उनमें खाना बाकी नहीं है और अब बाकी अफराद के लिए खाने को कुछ नहीं बचा। मेज हो गई खाली से मुराद ये है कि इस लूट खसूट के बाद मेज पर खाना खत्म हो चुका और जो पीछे रहने जाने वाले बेचारे खाली प्लेटें लिए खड़े हैं। इस शेर के दूसरे मिसरे में मुहावरे के अंदाज में कहा गया पुलाव खाएंगे। अब एक मुहावरा है, इसका मतलब है दावत उड़ाना, अय्याशी करना है, पुलाव खाएंगे। मगर ऐसी दावतों में सबके नसीब में पुलाव नहीं होता, बहुत से लोगों को खाली पेट जाना पड़ता है, जिस तरह मैंने भी आपको तफसील से समझाया। इस शेर में जब कहा गया फातिहा होगा, तो आप जानते हैं फातिहा के कहाँ होते हैं, किसी के फौत हो जाने पर, यानी किसी के खत्म हो जाने पर पढ़ा जाता है। तो क्या फातिहा होगा का मतलब है कि खाना खत्म हो चुका, यानी दी एंड के मैनों में यह लफ्ज फातिहा है। तो बड़े पुरलुत्फ अंदाज में खाना खत्म हो जाने और बाकियों को लिए भूखा रह जाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया, फातिहा होगा। इस शेर का मरकजी ख्याल यह है कि माशरती वसाइल की कमियाबी, यानी वसाइल कम है और उसकी तकसीम गैर मुनसफाना है। देखिए वसाइल कम है, हम गरीब मुल्क है, लेकिन सबको मिलने तो चाहिए ना, उसकी तकसीम मसावियाना नहीं है। जो ताकतवर तबके हैं वो सारे वसाइल पे कब्जा कर लेते हैं और गरीब बेचारे के तो मुंह से निवाला तक छीन लेते हैं। तो वसाइल कम तो है, उनकी तकसीम भी गैर मुनसिफाना है। खुद गर्जी की वजह से मुआशरे के जो मजलूम और महकूम तबकात हैं वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम रह जाते हैं और जिससे मुआशरे की जो बालादस्त तबकात हैं उनकी बेहिसी और मफाद परस्ती जाहिर होती है। इन इशार में सैयद मोहम्मद जाफरी ने तंज़ो मज़ाक के पर्दे में बहुत उम्दगी से समाजी नाइंसाफियों की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है। ये शेर समाजी नाइंसाफी, तबकाती फ़र्क और भूख और गुर्बत की एक नदामत खेज मंजर कशी करता है, शर्मिंदा होने वाला मंजर है। इन अशार में अहबाब का लफ्ज़ भी तंजन इस्तेमाल किया गया। अहबाब तो दोस्त को कहा जाता है, लेकिन यह तंज है कि यहाँ अहबाब दोस्त को नहीं कहा जा रहा, बल्कि उन खुदगर्ज लोगों को कहा जा रहा है जो बज़ाहिर तो अहबाब होते हैं लेकिन दरअसल उनको सिर्फ अपना मफाद अजीज होता है, उनको दूसरों से कोई मतलब, दूसरों को कोई परवाह नहीं होती। अब आ जाए अदबी सनतों की तरफ। तो इस दूसरे बंद में सनद तशबीह का इस्तेमाल किया गया। जब कहा गया ना फातिहा होगा, तो यह फातिहा होगा का मतलब खाना ख़त्म होने की तशबीह है। सनद इस्तारा का इस्तेमाल है, कोफ्ते अपने लिए लपेट लिए, यानी ये इंसानी लालच को जाहिर कर रहा है। पुलाव खाएंगे दावत उड़ाने के लिए इस्तेमाल हुआ। मेज़ हो गई खाली, वसाइल की अदम दस्तियाबी को जाहिर कर रहा है। तो ये इस्तारे हैं जो इस्तेमाल हुए। सनद कनाया भी इस्तेमाल हुआ। सनद कनाया कहते हैं इशारे से बात करना, डायरेक्ट बात करना। तो पीछे खड़ा था, इससे मतलब ये नहीं कि लाइन में पीछे खड़ा था, वो भी मतलब है, लेकिन असल मतलब ये है मुआशरे के वो तबकात जो महरूम है, जिनको नज़रअंदाज कर दिया गया, उनके लिए लफ्ज़ आया पीछे खड़ा था। सनद मुहावरा भी इस्तेमाल हुई। पुलाव खाएंगे मुहावरा है, यानी दावत उड़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। सनद कनाया भी इस्तेमाल हुआ। अहबाब तंज के तौर पे कहा गया, यानी तंजिया ये बात की गई कि वो अहबाब नहीं है, वो खुदगर्ज और मफाद परस्त लोग हैं। हवाले के शायर देखिए जी, सरफराज शायद, ये भी मज़ाहिया शायरी के एक बड़ा नाम। वो कहते हैं मुर्ग पे फौरन झपट
दावत में वरना बाद में, मुर्ग पर फौरन झपट दावत में वरना बाद में, शोरबा और गर्दनों की हड्डियां रह जाएंगी। यानी जिसने फौरन झपट लिया उसके हाथ में तो लेग पीस आ गया और बेचारे रह जाने वालों को हड्डियां मिली और शोरबा मिला, लिहाजा वही कामयाब रहा जिसने फौरन निकाली। अब देखिए ना, इंसान ने कि जैसी डिश आई फौरन हाथ से चम्मच से निकाल लिया, तो इसमें बदतहजीबी है। लेकिन जो बदतहजीबी करते हैं अपनी प्लेटें ऐसे ही भरते हैं। मुर्ग पर फौरन झपट दावत में वरना बाद में, शोरबा और गर्दनों की हड्डियां रह जाएंगी। सैयद मोहम्मद जाफरी का शेर है, वो कहते हैं, हो गई कौर में और कुलिये से खाली दुनिया, हो गई कौर में और कुलिये से खाली दुनिया, रह गई मुर्गो पुलाव की ख्याली दुनिया। यानी अब आप ख्याली पुलाव खाएं, असल पुलाव तो खत्म हो चुका। हजरत इकबाल का शेर, ऐसे शेर तो किसी और सेंस में है लेकिन मैं यहाँ समझाने के लिए ले रहा हूँ। पलटना झपटना झपट कर पलटना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो इसका खैर कंटेस्ट और है, लेकिन यहाँ मैं मज़ाक में इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लोग ऐसे ही खाने के लिए झपट पलट रहे हैं और डिशों में हाथ डाल रहे हैं और खाना निकाल रहे हैं। अजीब अफरा तफरी का माहौल। अकबर इलाहाबादी का शेर, जिसकी तज़मीन आपने देखी है, सच शेर वो क्या था, बताऊं आपको मरने के बाद क्या होगा, पुलाव खाएंगे अहबाब फातिहा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले 2 बंद देखे इस लेक्चर में। यहाँ हम लेक्चर कंप्लीट करते हैं। बाकी के 2 बंद हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।